यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कल हमने जो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर चुंबकीय जो द्विध्रुव होता है उसके अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय विभव निकाला था। और मैंने बोला था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जिसको हम निरक्षीय बिंदु कहते हैं। और मैंने कहा था कि जो अक्ष है उसके वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो चुंबक का जो केंद्र होता है वहाँ से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा में जो रेखा होती है उसको हम निरक्षीय बिंदु या इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है इसको। जैसे जब ये निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से क्षण चुंबक लेंगे। तो ये क्षण चुंबक मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्षण चुंबक बनाया। ये हमने क्षण चुंबक लिया और क्षण चुंबक जो है आपका, इसका हमने ये नॉर्थ पोल ले लिया, उत्तरी ध्रुव ले लिया, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो लाइन है, तो ये जो है एक क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक का मान लीजिए मैंने ये उत्तरी ध्रुव ले लिया, है ना। ये उत्तरी ध्रुव ले लिया एन, और ये दक्षिणी ध्रुव ले लिया एस। ठीक है। इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो एम है, और इसके बीच जो प्रभावी लंबाई है, मतलब जो एन और एस के बीच का जो लेंथ है वो 12 है। तो प्रभावी लंबाई जो है वो 12 है ना। तो इसकी जो ध्रुव प्रबलता होगी वो तो एम है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम गुना 12 होगा। ठीक है ना। तो ये एम, अगर इसका प्रबलता है एम, उसको अभी रहने देते हैं। तो आपको पता है कि अब क्या करना है, इसका जो केंद्रीय बिंदु है ना, ये केंद्रीय बिंदु मान लीजिए ओ लिया मैंने। तो ओ से जो इस अक्ष के ऊपर, क्योंकि हमने बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव होती है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इसको जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो अक्षीय रेखा होती है, चुंबक का अक्ष कहा जाता है। इस चुंबकीय अक्ष के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है जो उसके केंद्र से गुजरता है उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं या निरक्षीय रेखा कहते हैं। और निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसी को निरक्षीय बिंदु कहेंगे। तो निरक्षीय बिंदु पर मतलब निरक्षीय जो रेखा है उसके ऊपर स्थित कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसको निरक्षीय बिंदु बोलेंगे। तो हमको इसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, देखना चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, तो चुंबक का द्विध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिसको बी से संकेत करते हैं, और विभव निकालना है जिसको भी से संकेत करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी है निकालनी है कहाँ पे, तो वो निरक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु कौन सा होता है, तो मैंने कहा था कि जो दोनों जो ध्रुव है उसका जो केंद्र बिंदु है, या कह सकते हैं चुंबक का जो केंद्र बिंदु है, वहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन लंब रेखा खींचते हैं, है ना। और उसके ऊपर जो स्थित बिंदु होता है उसी को हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट या कह सकते हैं पोजीशन, या उसी पर उसी को निरक्षीय बिंदु कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब परपेंडिकुलर लाइन के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने कि जो इस बिंदु से आर दूरी पर सिचुएटेड है ना। इस बिंदु से आर दूरी पर एक पॉइंट है स्थित, इसी निरक्षीय रेखा पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इसके ऊपर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पे हमें पी स्थित है। यहाँ पे एक बिंदु पी है जहां पे मुझे निकालना है क्या, तो विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और चुंबकीय विभव निकालना है। फिर से वही चीज है, ये जो है आपका नॉर्थ जो है मैंने कहा था उसको प्लस आवेश के चलते धन आवेश के मतलब धन आवेश जैसा इसको व्यवहार करें, इसको ऋण आवेश जैसा व्यवहार करें। तो ये धन आवेश ऋण आवेश एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर आपने निकाला था
वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ भी निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने वहाँ पे किया है विद्युत द्विध्रुव में, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा। तो केवल ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव अगर आपको सही से समझ में आता है तो जहाँ पे प्लस वाला आवेश है, धन आवेश है, वहाँ पे हम उसको उत्तरी ध्रुव की तरह, और जहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे माइनस आवेश, ऋण आवेश की तरह व्यवहार करेंगे, तो एकदम सेम सब कुछ आता है। अब पता है कि आपको हमने क्या कहा था कि उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो बाहर की दिशा में होती है, और दक्षिणी ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में होती है। और किधर होती है, कैसे होती है, तो दोनों बिंदु को जिस बिंदु पे हमें निकालना है, जैसे ये बिंदु पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में होगी, लेकिन किधर होगी, तो दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है उसके दिशा में। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं इस तरीके से, इन दोनों बिंदु को जोड़ा जाए तो ये बिंदु इस तरीके से जुड़ेगा, तो इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में, बाहर की दिशा में, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 अगर लिखें या Bn लिखें, n से B1 लिख देते हैं, तो ये B1 की दिशा बाहर की दिशा में होगी, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र से जो उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा बाहर की दिशा में होती है। किधर, तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में, तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में बाहर होगी। उसी तरीके से उत्तरी ध्रुव से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उस ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव की ही दिशा में होता है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो रेखा होगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इस ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग ऐसे, है ना। तो इस दिशा में आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2, S के कारण जो B2 होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि, इसका जो पहले डिस्क्रिप्शन है वो लिखते हैं, माना कि NS एक क्षण चुंबक है, माना कि NS एक क्षण चुंबक है, ठीक है ना, जिसकी ध्रुव प्रबलता, माना कि NS एक क्षण चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता M है ना, जिसकी ध्रुव प्रबलता मैंने आपको बताई थी कि जिसकी ध्रुव प्रबलता M है। फिर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विभव निकालेंगे तो आपको पता है इसका प्लस M लेते हैं, इसका माइनस M लेते हैं, ठीक है ना। तो माना कि NS एक क्षण चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता M है ना, तथा प्रभावी लंबाई 2L है, मतलब दोनों ध्रुव के बीच की दूरी 2L है ना। अतः देयरफॉर क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह लीजिए या मैग्नेटिक मोमेंट कह लीजिए, जिसको आप M से संकेत करते हैं, ये होता है M × 2L, और दिशा किधर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में इधर होती है ना, इसकी दिशा इधर होती है, M की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा होती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको M × 2L आप लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्या है, इस चुंबक का जो निरक्षीय रेखा है, ठीक है ना, तो कौन सी रेखा है, जिसको आप लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, ये लंब समद्विभाजक है PO, है ना। हमने इसके केंद्र के ऊपर एक लंब डाला है और उसके ऊपर एक स्थित बिंदु P है, ठीक है ना। तो माना कि जो चुंबक है उसके मध्य बिंदु से, माना कि चुंबक के मध्य बिंदु मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित
दूरी पर स्थित, माना कि चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर स्थित, R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय विभव केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी तो आप उसी को लिखेंगे, अगर चुंबकीय विभव रहेगा तो दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय विभव प्राप्त करना है, आपसे जो पूछेगा उसको निकालेंगे, ठीक है ना। अगर केवल तीव्रता पूछेगा तो आप केवल लिखेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, और अगर बोलेगा चुंबकीय विभव भी निकालिए तो आपको दोनों लिखना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्राप्त करना है। तो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे लिखेंगे, ठीक ना। अब मान ये हमारा जो R दूरी पर स्थित बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। ये जो है देयरफॉर क्या हो सकता है, आपका जो निरक्षीय बिंदु होता है ये O से हमने क्या कहा था, लंब समद्विभाजक होता है, ये इसको एकदम दो भाग में बांटता है। तो ये दूरी L है, ये भी दूरी L है ना। ये वाली दूरी 2L हमने लिया है, तो ये दूरी L हो जाएगा, और ये भी दूरी L हो जाएगी। मतलब यहाँ पे लिखेंगे NO बराबर OS, और ये किसके वैल्यू के बराबर L हो जाएगा। और ये दिख रहा है आपको कि लंब समद्विभाजक डाला, लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री लंब होगा, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, मतलब NP जो हो जाएगा, देयरफॉर NP बराबर ये भी कर्ण है PS, ये भी PS भी SP भी कर्ण है, और किसका बराबर होगा तो आपको पता है लंब स्क्वायर, ये वाला है ना, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये वाला वैल्यू जो PN है या PS है उसमें भी है लंब स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। तो NP बराबर SP हो जाएगा, NP बराबर SP, ये वाला दूरी बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है ना, कर्ण होता है। तो ये NP हो गया। अब ये दूरी निकल गई, तो हमने कहा था किसी भी उत्तरी ध्रुव से R दूरी पर स्थित है कोई बिंदु, यहाँ तो R दूरी नहीं है, ये वाला NP दूरी है, तो NP दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर अगर हमें निकालना है कि इसके चलते विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो V1, और किधर होगी तो बाहर की दिशा में, है ना। और कितनी होगी परिमाण में, तो आपने पढ़ा था μ0/4 पाई, और इसकी प्रबलता बटा ये वाला दूरी जो उस बिंदु की दूरी होती है NP स्क्वायर। अब किधर होगी तो बाहर की दिशा में, मतलब N से P की दिशा में, अब वही लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो है हम लोग एक निरक्षीय बिंदु पर एक करके पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब चुंबकीय विभव निकालेंगे। तो इसको मैं पहले मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तो यहां से जब निकालेंगे कि देयरफॉर उत्तरी ध्रुव के कारण, देयरफॉर उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर
उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र इसको आप B1 से संकेत करते हैं, है ना, हमने किया है संकेत। उत्तरी ध्रुव के कारण दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, उत्तरी ध्रुव के कारण दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा NP है, उसी की दिशा में, बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र V1 जो हमने लिखा वो किसके बराबर होता है, तो μ0/4 है ना, इसकी जो ध्रुव प्रबलता होती है m/r², जो यहाँ से दूरी होता है, तो ये दूरी तो r है नहीं, ये दूरी है आपका NP, तो इसको आप r में लिख करके NP लिखेंगे, NP का होल स्क्वायर। और किधर होगा, तो N से P की दिशा में, बाहर की दिशा में है, तो NP को आप सदिश राशि के रूप में, ये एकांक सदिश जो होता है, यूनिट वेक्टर का ये चिन्ह होता है, इस तरीके से आप डाल देते हैं, तो NP की दिशा में, है ना, लिख भी सकते हैं NP की दिशा में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो है आपका S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी, तो अभी बताया था मैंने कि ये जो है S से P है, तो ये चुंबकीय ध्रुव जो है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव ये है, और ये बिंदु P है। तो दक्षिणी ध्रुव से जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, किधर होगी, तो दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है ये PS है ना, उसके उससे बिंदु P से उसी दक्षिणी ध्रुव की दिशा में, है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर आती है, आती हुई प्रतीत होनी चाहिए, और उत्तरी ध्रुव से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो दिख रहा है आपको कि N से जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की दिशा में है, और जो S से चुंबकीय क्षेत्र है एकदम उसी के ऊपर आ रहा है। तो B2 दोनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होनी चाहिए, और ये B2 जो होगा, जो हमने B2 से संकेत किया है, ये भी वही होगा μ0/4 और m/sp का होल स्क्वायर। और दिशा किधर है, तो ये P से S की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो P से S का यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश बना देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर यहाँ पे आपने पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे जब विभव निकाला था, चुंबकीय विभव, तो हमने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिया था, यहाँ सर क्यों नहीं लिया आपने, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता है यहाँ पे N का +m और S का -m लेते हैं, वो तब लेते हैं जब कोई राशि अदिश राशि होती है। यहाँ पे ये अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। सदिश राशि में अगर प्लस लेंगे तब तो ठीक है कि कोई बात नहीं है, उसका दिशा जो है वही है। लेकिन अगर माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस अगर हम मैं लिख दूं, तो PS के साथ माइनस मिल करके इसकी दिशा को SP बता देगा, मतलब ये दिशा S से P हो जाएगी। PS दिशा लिया है आपने, PS दिशा हो गया P से S, और माइनस लगा देंगे तो वो दिशा बदल जाएगी, S से P हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब सदिश राशि होता है तो उसमें जो ध्रुव प्रबलता है उसको प्लस माइनस के साथ नहीं लिखते। लेकिन विभव निकालेंगे तो चुंबकीय विभव जो दूसरा वाला है वो अदिश राशि है, उसमें जो उत्तरी ध्रुव है उसका ध्रुव प्रबलता +m, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता को -m लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा है। अब आपको पता है कि दो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ वो किस दिशा में है, तो एक B1 उधर है, एक B2 इधर है। इसका मतलब इसके ऊपर कुल परिणामी जो होगा इसी दोनों का, है ना, इसी दोनों का क्या होगा, तो सदिश सम होगा, सदिश योग होगा। सदिश राशि जब होता है तो सदिश योग करते हैं। देयरफॉर बिंदु P पर चुंबकीय क्षण या चुंबक क्षण NS के कारण, ये चुंबक द्विध्रुव भी लिख सकते हैं, NS के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र भी लिखा रहता है लेकिन उसका मतलब तीव्रता से ही होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र B = तो हम लोग सदिश राशि है तो सदिश राशि को जोड़ेंगे, सदिश राशि को जोड़ने से सदिश राशि ही देगा, तो सदिश राशि को जोड़ना पड़ेगा।
आपको, तो b इज इक्वल टू b1 प्लस b2, ठीक है ना। अब b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 है, तो आपको पता है कि b1 और b2 जो है किसी दिशा में है ना, तो दिशा में अगर होता है तो आपको पता है कि ये दोनों जो है भुजा जो pn है और ps है दोनों तो समान आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर ये भी आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर ये भी आया था। तो इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आधार का कोण बराबर होगा, भुजा के सामने वाला कोण भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर, और यहाँ से अगर मैं इसके इस लाइन के ये जो NS लाइन है, NS रेखा है, उसके अगर समानांतर में रेखा खींच दूं, है ना, ये रेखा खींच दूं, तो यही तो आपका कह सकते हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला जो लाइन है वो वाई एक्सिस है ना, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, तो इसको कह सकते हैं आप, इसको मैं इस तरीके से खींच दूं जो कि सही नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, और ये वाला हो गया इस तरीके से, तो ये वाला हो गया इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है आपका वाई की दिशा, ये हो गया एक्स की दिशा। अब मान लीजिए कि ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण जो है, इस वाले कोण को, ये जो कोण है यहाँ पे बनाने के लिए ये जो आधार का कोण है, इसको हमने अभी बताया कि ये दोनों बराबर है, तो आधार का कोण बराबर होगा, pn बराबर ps है, तो ये जो कोण होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, l को मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये वाला कोण बराबर होगा, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना, थीटा कोण बना दिया। तो ये जो हमने इसके इस NS के समानांतर जो खींचा लाइन, मान लीजिए इसको मैं Q है ना, और इसको T बना दिया, तो QT जो मैंने इसके समानांतर खींच दिया, तो आपको पता है ये वाला कोण है ना, ये दोनों लाइन है, तो इस दोनों लाइन से जो हमने समानांतर खींचा, तो कौन सा कोण, ये वाला कोण जो है किसके बराबर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़ा है कि ये जो कोण है किसके बराबर, तो ये वाला कोण के बराबर होगा, और ये कोण किसके बराबर, तो इसके ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। उसी तरीके से ये वाला कोण जो है ये वाले कोण के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना, ये जो कोण है इस कोण के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, जिस संगत कोण जिसको बोलते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये थीटा को, ये दोनों को, ये जो दोनों लाइन है वो बराबर इक्वल लाइन है, मतलब इक्वल नहीं, समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा जब होती है, ये समानांतर रेखा है, कौन सा, NS और QT, और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा ये वाला काट रहा है, कौन सा, तो PN, है ना, तो ये PN सीधा जा रहा है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है संगत कोण बोलते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण दोनों बराबर होगा, तो संगत कोण थीटा जो है वो बराबर होगा। अब अगर ऐसा है फिर हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, है ना, ये वाला कोण और ये वाला एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, तो ये वाला जो कोण है अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, मतलब ये कोण और ये कोण भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या किया आपने कि QT जो है समानांतर खींचा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये वाला ध्यान रखिएगा, तो मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या है आपका QT जो है हमने पैरेलल कर दिया किसके, तो NS के, ठीक है ना, सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, तो एंगल कौन सा है ना, ये वाला एंगल अगर मैं लिखूं तो हो गया ONP, एंगल ONP बराबर ये वाला एंगल हो गया TPB1 कर देता हूं उसको, ठीक है ना, तो TPB1 है ना, TPB1 जो हो गया वो वाले एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल थीटा होगा जिसको आप कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है ना, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, तो ये संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा जो है दूसरा एंगल कौन सा है, तो ये वाला एंगल है S वाला PSO एंगल PSO
बराबर एंगल ये वाला TPS, एंगल TPS ये भी थीटा है। ये कौन सा कोण है? तो एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब हमें ये निकल गया, तो आपको पता है कि जो सदिश राशि है वो कौन सी राशि है? B1। तो B1 का एक जो है अवयव इधर होगा, है ना। ये B1 जिसके साथ कोण बना रहा है वो ये वाला कोण बना रहा है। तो B1 जिसके साथ कोण बना रहा है वो ये वाला है PT के साथ। तो इधर जो है एक अवयव हो जाएगा B1 का, जिसके साथ कोण बना रहा है वो वाला अवयव हो जाएगा B1 cos थीटा। तो ये वाला बोलेंगे B1 cos थीटा। और दूसरा जो अवयव इधर है उसको क्या बोलेंगे? तो ये वाला अवयव को बोलेंगे B1 sin थीटा, है ना। कंपोनेंट जिसको बोलते हैं सदिश राशि जिसके साथ कोण बनाता है। देख रहे हैं, ये वाला कह सकते हैं एक तरीके से एक्स एक्सिस है, ये वाला कह सकते हैं वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, जो एक दूसरे से लंबवत होता है उसको आयताकार घटक बोलते हैं, आयताकार अवयव बोलते हैं। उसमें जो सदिश है जिसके साथ कोण बनाता है, किसके साथ कोण बना रहा है? इसके साथ, है ना, पीटी वाला लाइन है उसके साथ। तो जिसके साथ कोण बनाता है उस दिशा में, इस दिशा में इसका कॉस वाला अवयव होता है, घटक होता है। तो लिखते हैं B1 cos थीटा। और जो बचा रह गया दूसरा, जो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंबवत होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसमें से जिसके साथ कोण बनाया इसने वो कॉस वाला हो गया। तो दूसरा जो बचा रहता है वो साइन वाला होता है, ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से B2 देख लीजिए, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। ये B2 अगर देख रहे हैं तो ये वाला दोनों एक दूसरे से लंबवत है ना। हमने आपको बोला था ये लंबवत रेखा है, इसके ऊपर भी आपने ये लंब बनाया है। तो इसका मतलब है कि ये एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तरह आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब B2 जो है जहां से आया वहीं उसी बिंदु पर, ये B2 इधर आ रहा है, उसी बिंदु पर एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों लंबवत है। तो ये दोनों को आयताकार घटक इसका बोला जाता है। उसमें से इसके साथ जो थीटा एंगल बनाता है, ये वाला देखिए फिर से थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। तो ये वाला जो घटक होगा इसका कॉस होगा। तो फिर से B2 का कॉस इधर ही होगा। तो इधर एक और लिख सकते हैं आप B2 cos थीटा। और एक जो बचा रह गया ये तो हो गया B2 cos थीटा, एक बचा रह गया आयताकार ये, तो ये वाला जो होगा वो साइन हो जाएगा। तो इधर बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन। तो यहां लिख देते हैं B2 sin थीटा। तो ये हो जाएगा B2 sin थीटा। अब देख लीजिए, ये जो है B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। जबकि B1 cos थीटा, B2 cos थीटा एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इधर जो है इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने जो लिखा था B इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि B क्या था भाई? तो B था B1 प्लस B2 cos B2, है ना। और आपने सीखा है सदिश में कि जब इसको तोड़ते हैं तो B1 को दो भाग में तोड़ा। हमने कैसे तोड़ा? तो B1 cos थीटा में तोड़ दिया। cos थीटा किधर है? तो cos थीटा आपका है किधर? x की दिशा में। x की दिशा को आई कैप बोलते हैं, y कैप लिखेंगे, है ना। B1 को तोड़ा था B1 cos थीटा में और B1 sin थीटा में। B1 sin थीटा किधर है? तो B1 sin थीटा y की दिशा में है। y की दिशा को एकांक सदिश जैसे हम सूचित करते हैं, x की दिशा को आई कैप से या आई जो एकांक सदिश होता है उससे सूचित करते हैं। तो B1 को हमने लिख दिया, देखिए परिमाण हो गया एक, B1 को तोड़ दिया दो भाग में, B1 को एक भाग में तोड़ा B1 cos थीटा, B1 sin थीटा। B1 cos थीटा x की दिशा में है तो आई कैप लिखा, तो परिमाण भी हो गया, दिशा भी हो गई। B1 sin थीटा y की दिशा में है, परिमाण भी हो गया और उसकी दिशा भी हो गई। उसी तरीके से B2 को लिखेंगे। तो B2 को कैसे लिखेंगे? B2 जो है हमारा क्या है? तो ये वाला है B2, है ना। B2 का एक जो है फिर से कंपोनेंट B2 cos थीटा ये वाला है। तो B2 cos थीटा किधर है? x की दिशा में। x की दिशा को कैसे सूचित करते हैं? आई कैप से। तो लिखेंगे B2, ये जो सदिश है B2 सदिश को लिखेंगे, B2 सदिश ये है, उसको दो भाग में आपने तोड़ा, B2 cos थीटा और किधर है? तो आई कैप, और प्लस जो दूसरा बचा रह गया B2 sin थीटा ये वाला, इसको आपने दो भाग में तोड़ा था, ये एक भाग ये और एक भाग ये, वो B2 sin थीटा। वो किधर है? माइनस वाई की दिशा में। माइनस वाई को कैसे लिखते हैं? माइनस जे लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा b2 साइन थीटा माइनस जे कैप, माइनस बाई की दिशा। अब ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है ना, ये क्या लिखेंगे, ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस होगा, और ये प्लस है तो ये दोनों कट जाएगा। तो बच क्या गया, b दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू b1 cos थीटा आई कैप प्लस b2 cos थीटा आई कैप। अब दोनों सेम ही दिशा में, आई कैप का मतलब देख रहे हैं दोनों सेम ही दिशा में, x की दिशा में, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। दिशा कौन सी होगी, वही होगी x की दिशा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, b का वैल्यू जो है वो क्या था, तो b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा आई कैप है, b1 का मान और b2 का मान यहाँ पे। तो आपको पता है b1 बराबर क्या था पहले, है ना, पहले हम लिख लेते हैं b1 का मान क्या था। तो b1 का मान था म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा np का स्क्वायर, यही था ना। और आपका जो वैल्यू था np बराबर, तो ये हमने नहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा np कितना था, तो np का मान था यहाँ से यहाँ, जिसको मैंने लिखा था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट अंडर, ये लिखा था ना। और रूट अंडर को स्क्वायर करिएगा तो ये रूट अंडर हट जाएगा, यही है ना, ये था रूट अंडर, इसका स्क्वायर करिएगा तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एनपी का मान हमने पहले ही लिखा था, एनपी का मान ये वाला एनपी और पीएस का मान, दोनों का मान समान था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, एनपी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया, रूट हट जाएगा, तो ये आ गया आपका मान। उसी तरीके से अगर b2 का मान निकालिएगा, तो b2 का मान क्या था, म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा sp का होल स्क्वायर, sp या ps एक ही बात है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई फिर से m, और sp का भी मान तो वही था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, इसका स्क्वायर करिएगा तो सेम मान आ रहा है म्यू नॉट बटा 4 पाई और m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों मान बराबर आ रहा है, यहां से क्या दिख रहा है, देयरफॉर b1 बराबर b2, b1 बराबर b2, b1 का मान और b2 का मान बराबर है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो आपका b1 और b2 का मान निकाला है उसको उसका सेम है। और cos थीटा का मान देखिए तो जरा, cos थीटा यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, एक ही बात है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, आधार हो गया ये वाला l, और कर्ण हो गया ये वाला, है ना, जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे cos थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा क्या हो गया, तो cos थीटा होता है बेस बटा b आधार बटा कर्ण, है ना। और आधार क्या है भाई, तो आधार है OS, मतलब लंब आपका जो है l बटा, क्योंकि आधार थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, मतलब बच गया केवल ये वाला OS या ON, इधर से भी निकालेंगे तो ये चीज आएगा। तो ये हो गया l बटा, और कर्ण को आपने निकाला है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है ना, यही कर्ण है आपका। तो कर्ण तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर आ रहा है। अब देख लीजिए b1 का मान बराबर है b2 का मान बराबर है, cos थीटा दोनों में है, इसका मतलब b1 b2 को b1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, देयरफॉर जो b का मान है वो क्या हो जाएगा, b का मान b1 को b1 रहने देते हैं cos थीटा आई कैप, और b2 को भी b1 लिख लेते हैं cos थीटा आई कैप, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है b1 बराबर b2 है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू b1 cos थीटा आई कैप, तो दोनों समान है, माने x प्लस x तो 2x हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा b1 cos थीटा आई कैप, है ना, x पूरा x, तो x प्लस x 2x होता है, तो ट्वाइस हो गया, दो गुना इसको हमने कर दिया, है ना, जोड़ करके। अब यहाँ पे मान रखिएगा तो b का मान कितना आया, तो 2 गुना b1 का मान अब यहाँ से रख देते हैं, b1 हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। और cos थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं, तो l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर को 1/2 भी लिखते हैं, है ना, आई कैप।
रूट अंडर को 1/2 भी लिखा जाता है, वर्गमूल को 1/2 भी लिखते हैं पावर में, ठीक है। अब क्या हो गया, ये यहां से हो गया दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट रखा बटा 4 पाई रखा, यहाँ m रखा गुना 2 को यहाँ कर दिया तो m गुना 2l हो गया, और यहाँ से हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना। अब पावर जुटता है, इसके ऊपर पावर 1 है, 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया मान, ठीक है। और इसके बाद जो है m गुना 2l क्या होता है, चूंकि m गुना 2l आपने पढ़ा था ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, कैपिटल M के बराबर होता है, दिशा किधर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, और ये हो गया m बटा ये हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे 3/2 पावर, 1 प्लस 1/2, और किधर दिशा है, दिशा किधर है, तो आई कैप की दिशा में, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो गया, ये एक आपके पास फॉर्मूला आ गया, है ना। लेकिन फिर से हम वही करेंगे, ये कौन सा था, तो डी निरक्षीय था, ठीक है ना। लेकिन हमने बताया था कि r की वैल्यू बहुत बड़ी होती है l के रेस्पेक्ट में, और r की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर जो होता है वो r स्क्वायर के करीब करीब लिया जाता है, ठीक है ना। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे अगर 3/2 पावर करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अब फिर 3/2 पावर हो जाएगा, r स्क्वायर पे 3/2 पावर, अब पावर गुना होता है तो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा r क्यूब, तो r क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, ये हो गया वैल्यू वाइज। अब यहाँ से इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दीजिएगा तो क्या होगा, देयरफॉर b निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा, इसका मान हमने यहाँ निकाल दिया r क्यूब, ये हो गया r क्यूब और ये हो गया r कैप। आप जरा देखिए तो आई कैप की दिशा किधर है, इधर है, और m की दिशा किधर है, इधर है, s से n की दिशा है, इसका मतलब है m की दिशा के विपरीत दिशा में आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये, और सही मायने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो यहाँ पे आप देखते हैं तो वो दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे वापस आता है, टर्मिनेट होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है, इसके विपरीत दिशा में ये जो आपका जो ये आ रहा है आई कैप का मतलब इधर, दोनों मिलकर के इधर आ रहा है, तो इसके विपरीत है, तो इसको हम -m भी लिख सकते हैं, क्योंकि m जो है वो इधर है और उसकी जो दिशा है ये जो दिशा है ये माइनस उसके दिशा में है, मतलब ये m इधर है जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र भी है निरक्षीय वो उधर है, तो माइनस अगर m लगा देंगे तो वो ये m की दिशा पलट जाएगी, उधर हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इंप्लाइज d निरक्षीय, माइनस लगाने से सदिश की दिशा बदल जाती है, आपने पढ़ रखा है 11वीं में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, और इसको आपको पता है कि ये m जो है एक सदिश राशि होता है, इसमें अगर हम माइनस लगा दें तो m ये वाला जो m है m की दिशा मैंने बताई थी आपको कि s से n की दिशा में m जो लिखा था मैंने, और ये m जो है उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, माइनस लगा दिया तो उल्टी हो जाएगी, मतलब इस दिशा में हो जाएगी, तो आप इस तरीके से भी लिखते हैं इसको -m बटा r क्यूब। तो मैंने पिछले वाले में भी जब बताया था आपको अक्षीय बिंदु के ऊपर, तो वहां पे m बटा r क्यूब था, यहाँ m बटा 2 माइनस नहीं था, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा r क्यूब था, यहाँ आ रहा है -m बटा r क्यूब,
विद्युत द्विध्रुव में ही आया था 2p/r³ और फिर -p/r³। मतलब क्या है कि ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, निरक्षीय बिंदु का चुंबकीय क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अक्षीय बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र से उल्टी दिशा में होता है। वो m की दिशा में होता है, तो ये -m की दिशा में होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि बी अक्षीय जो होता है, अब यहाँ तक ये खत्म हो गया। मैं ये बता रहा हूं कि बी अक्षीय जो है होता आपने निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे जब निकाला था तो ये आ रहा था μ0/4 2m/r³, ये आया था, है ना, m की दिशा में। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है कि बी अक्षीय जो होता है, देयरफॉर बी अक्षीय जो है ना, इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो गया और ये 2 ट्वाइस ज्यादा होता है, बी निरक्षीय, ठीक है ना। तो इसमें 2 लगाएंगे तब ना होगा, 2 लगाएंगे और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 -2 ऑफ बी निरक्षीय होता है, ठीक है ना। निरक्षीय तो ये हो गया, माइनस लगाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 करिएगा तो 2m हो जाएगा, तो ये तो प्लस ही होता है, प्लस 0 μ0/4 2m/r³ तो आना चाहिए। -2 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ0/4 2m/r³। इसका मतलब बी अक्षीय और बी निरक्षीय में जो रिलेशन होता है वो इसका होता है। अगर परिमाण पूछेगा तो परिमाण कितना होता है, केवल परिमाण, दिशा में तो ये दोनों के, मतलब ये सबसे सही है, इसमें दिशा भी है परिमाण भी है। केवल परिमाण बोलेगा तो बी अक्षीय जो होगा इसका परिमाण का मतलब ऐसे मॉड साइन, तो क्या हो जाएगा 2 बी निरक्षीय का परिमाण। तो बी निरक्षीय का जो परिमाण होता है उसका दुगना होता है और दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बी अक्षीय की जो दिशा होती है बी निरक्षीय की दिशा के विपरीत होती है। तो ये भी बोल सकते हैं कि बी अक्षीय जो है परिमाण की बात करेंगे तो केवल ये, और दिशा की बात साथ साथ करेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब चुंबकीय विभव करेंगे। चुंबकीय विभव जिसको आप भी से संकेत करते हैं, है ना। तो चुंबकीय विभव के में हम लोग को कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जो उत्तरी ध्रुव है उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय विभव जो होगा वो μ0/4 m/r होता है, लेकिन चुंबकीय विभव अदिश राशि है तो +m और -m के साथ लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे विभव की बात करेंगे तो लिखेंगे कि बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव, बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव n के कारण उत्पन्न चुंबकीय विभव इसको अगर V1 से संकेत करेंगे तो हो जाएगा μ0/4, ये अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि को उसके प्लस और माइनस के साथ लेते हैं। हमने बताया कि उत्तरी ध्रुव के लिए +m का यूज करते हैं, बटा r होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें तो और अदिश राशि है तो कोई दिशा होती नहीं है ना, तो m/r होता है। उसी तरीके से बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय विभव अगर इसको मैं V2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, μ0/4 -m/r, ये -m/r हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये अदिश राशि है तो अदिश राशि में इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जो ध्रुव प्रबलता है उत्तरी ध्रुव की, वो +m से संकेत करते हैं और इसके ये दक्षिणी ध्रुव के की प्रबलता को -m से संकेत करते हैं। तो यहाँ पे हमने +m ले लिया, यहाँ पे -m ले लिया। बाकी फॉर्मूला होता है चुंबकीय विभव का μ0/4 और ध्रुव प्रबलता बटा दूरी।
अब दूरी जो है हमने जो आर लिखा है यहाँ पे वो समझना है कि आर जो लिखा वो ये आर है, ये तो नहीं होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तो ये वाली दूरी होनी चाहिए, और दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तो ये वाली दूरी होनी चाहिए। तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आर के जगह पे सही मायने में ये जो दूरी है वो लेनी पड़ेगी एन पी, और यहाँ पे जब दक्षिणी ध्रुव के कारण कहेंगे तो एस पी। तो यहाँ पे जो आर मैंने लिखा है उसको क्या करेंगे, सुधार लेंगे, यहाँ पे एन पी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जानबूझ करके मैंने लिखा था कि आपको एस पी, ये गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि आर आर जो फॉर्मूला में पढ़ते रहते हैं तो आर ही लिख देते हैं, वो गलती हो जाती है। ध्यान देना है कि जिस बिंदु से, मतलब उत्तरी ध्रुव से ले रहे हैं तो जिस बिंदु पर अगर हम निकाल रहे हैं विभव, तो उसके बीच की जो सीधी रेखा है उसकी दूरी होनी चाहिए एन से पी की दूरी। उसी तरीके से एस से पी की दूरी एकदम सीधी रेखा है, उसकी दूरी होनी चाहिए। तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और एनपी और एसपी की वैल्यू तो हमने आपको पहले ही निकाल के बताया है कि एनपी और एसपी की वैल्यू क्या है, तो इसके पहले ही बताया है। क्योंकि एनपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू दोनों बराबर है, और ये हमने बताया है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट अंदर आया है एनपी ये वाला, है ना। कर्ण स्क्वायर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये जो आपका पीएन है और पीएस है, पीएन पीएस, ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा, लंब स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया और ये आधार स्क्वायर हो गया, एनो स्क्वायर, जिसको एल स्क्वायर बोलेंगे, उसका रूट अंडर वर्गमूल होता है, एनपी और एसपी है। तो विभव ये है। अब कुल विभव निकालेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर बिंदु P पर चुंबक क्षण या चुंबक द्विध्रुव भी लिख सकते हैं, चुंबक क्षण NS के कारण कुल चुंबकीय विभव, कुल चुंबकीय विभव क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये अदिश वाला तो सिंपल जोड़ देते हैं, और अगर सिंपल जोड़ दीजिएगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा, है ना। अब यहाँ पे मान रखते हैं अगर, है ना, कहाँ रखो, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये तो आपने लिख ही लिया। अब यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत नहीं है, इसको आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है ना। ये थीटा जो है ये सब कुछ नहीं जरूरत है। तो कहने का मतलब इसका जो डायग्राम है उसमें हमको ये सब कोई, क्योंकि ये तो अदिश राशि है, सदिश राशि तो है ही नहीं, है ना। तो सदिश राशि जब नहीं है तो हमको केवल एक बिंदु की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है। थीटा तो समान होगा, वो तो थीटा जो था अभी भी सही रहेगा, लेकिन हमको डायरेक्शन इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बिंदु P था यहाँ पे केवल पोटेंशियल हमको मिला, इसके चलते n के चलते पोटेंशियल V1 और इसके चलते पोटेंशियल जो विभव जिसको बोलते हैं V1 V2, ठीक है ना। तो ये दिशा की कोई जरूरत यहाँ पे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, तो अब जो इसका जो चित्र बनेगा केवल ये बनेगा, इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल V1, इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल V2, दोनों अदिश राशि है। तो अदिश राशि को तो कहीं दिशा हम देते ही नहीं है ना। तो दिशा जब नहीं देंगे, हाँ M जो है वो तो चुंबकीय आघूर्ण है, वो तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है, तो उसके लिए तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जो विभव है V1 और V2 जो हमने कहा N से P के ऊपर कितना विभव उत्पन्न करेगा, ये दक्षिणी ध्रुव कितना विभव उत्पन्न करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ेंगे, ये V1 प्लस V2 और यहाँ पे मान रख देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, क्योंकि अदिश राशि को सिंपल जोड़ा जाता है, तो क्या हो गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई हो गया, है ना। ये हो गया M बटा NP का मान तो आपको अभी लिखे थे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर, और ये हो गया प्लस ये वाला मान हो जाएगा V2 का मान। तो V2 का मान क्या है, ये वाला म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ पे आपने प्लस M लिया था, है ना, और यहाँ पे आपने माइनस M लिया है, और बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर। तो दोनों तो देख रहे हैं एकदम सेम ही है, ये प्लस है ये, लेकिन प्लस माइनस माइनस है, तो दोनों कट गए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, निरक्षीय बिंदु पर भी निरक्षीय जो होता है ना, वो 0 होता है। तो निरक्षीय जो रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय विभव का मान 0 होता है,
विद्युत विभव का मान भी शून्य ही आया था। तो लिख सकते हैं अतः निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय विभव का मान शून्य होता है। चुंबकीय विभव का मान शून्य होता है। आपसे ये पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का भी क्वेश्चन कि निरक्षीय रेखा के ऊपर क्या होता है। फिर आपको मैंने जो अक्षीय वाला बताया तो उसमें भी ध्यान रखना है कि अक्षीय बिंदु पर जो मान आया है ना, उसका निरक्षीय बिंदु पर मान जो है वो शून्य होता है। फिर हमने जो चुंबकीय क्षेत्र बताया, तो अक्षीय पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है निरक्षीय के उल्टी दिशा में होता है। ये सब तो थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से हम ये लाइन खींच दें, तो ये हो गया आपका अक्षीय। ये क्या हो गया, ये अक्षीय रेखा है ना, अक्षीय रेखा है। अक्षीय रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु अगर लेंगे, मान लीजिए बिंदु पी ले लेते हैं, है ना यहाँ पे, और ये जो निरक्षीय रेखा है ये आपका निरक्षीय रेखा है। निरक्षीय रेखा, इसके ऊपर आपने बिंदु पी ले लिया, तो यहाँ पे है ना, या P1 P2 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, मैंने कहा क्या कहा था, वो चुंबकीय आघूर्ण की ही दिशा में होती है, मतलब इधर होगा। चुंबकीय आघूर्ण इधर है ना, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर है और इसी दिशा में आपका बी अक्षीय होता है। तो बी जो अक्षीय होता है इसी दिशा में होता है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में। लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के उल्टी दिशा में होता है, P2 अगर कर दें तो, है ना, P1 P2 कर, इसको P1 कर दिया, इसको P2। तो इसके ऊपर जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है इधर है और उसकी उल्टी दिशा में होता है B। तो यहाँ पे B की दिशा इधर होती है, तो B निरक्षीय जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। तो B निरक्षीय की दिशा इधर होती है। तो अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होती है और निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस M की दिशा के विपरीत होती है। ये ध्यान रखना है आपको। और मान तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो मान हमने लिखा था μ0/4 पाई 2m/r3, m की दिशा में। और यहाँ पे जो मान है μ0/4 पाई अभी निकाला था -m/r3, -m की दिशा में। तो दिख ही रहा है कि दोनों की दिशा केवल अलग है, परिमाण में ये दुगना है, इसका दुगना है। तो बी निरक्षीय का दुगना होता है अक्षीय, दिशा केवल अलग होती है। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में, मतलब उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दिशा में ये होता है। ये पूछा जाता है आपसे, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये आपको दोनों जो केस है वो आता है। और यहाँ पे जो आपने निकाला था दूसरा, जो क्या कहते हैं, पोटेंशियल जो विभव निकाला था, तो विभव यहाँ पे था जो अक्षीय बिंदु पर भी अक्षीय जो था विभव, ये आया था μ0/4 पाई m/r², ये आया था। और ये m का दिशा नहीं होता क्योंकि भी अक्षीय ये जो है अदिश राशि होता है, तो μ0/4 पाई m/r² आता है, ठीक है ना। और m का मान तो आपको पता है ही कि m बराबर होता है m गुना 12। और m की दिशा किधर होती है, तो m की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में, ठीक है ना, s से n की दिशा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये, और यहाँ पे भी निरक्षीय जो होता है वो क्या होता है, तो भी निरक्षीय 0 होता है। अभी निकाला कि भी निरक्षीय के किसी भी बिंदु पर, कहीं पे भी बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, किसी भी बिंदु पर भी निरक्षीय के किसी भी बिंदु पर, आप इसको इधर भी खींच सकते हैं, नीचे की दिशा में भी खींचेंगे, तो सारे बिंदु जो मैंने बनाए, ठीक है ना, इससे अनगिनत बिंदु है, सब पे 0 होगा। भी निरक्षीय जो है 0 होता है, किसी भी बिंदु पे आप बना लीजिए
वो भी निरक्षीय 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये जो हमने डायग्राम बनाया इससे आ जाएगा आपको कि भी अक्षीय क्या होता है, बी अक्षीय क्या होता है, बी निरक्षीय क्या होता है, या दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये आपका और चुंबकीय विभव ये था। इसके बाद हम लोग कुछ क्या कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे, उसका जो गुण है उसके बारे में करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं उसके बारे में करेंगे, और फिर जो है आपका जो क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसकी तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अध्ययन कीजिए और तब हम लोग अगले क्लास में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये टॉपिक मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो अपना ख्याल रखते हुए अपने अपना हेल्थ का ख्याल रखते हुए और पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, जिससे कि आप सफल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।